हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजू इम्प्रिंट्स। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट 4 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड मिसलेनियस क्वेश्चंस। You can also follow my other playlist on the channel, the legal current affairs and the Indian polity. The most importantly, the mock test series is very important. Must follow these series for your low entrances. And the previous year polity questions I have covered the of Punjab University, DU LLB and BHU also. So do cover these previous year polity questions. That will be very helpful for your low entrance. The first question is husband and wife A are competent witness against each other in matrimonial cases. B are not competent witnesses against each other as they are one person in law. C are competent person against each other in civil cases only. D are competent witness against each other in civil as well as the criminal cases. So the correct answer is D. देखिए, अब कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है कि एक मेंटली एक ठीक पर्सन है और वो कैपेबल है सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, हु आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसिस। तो वो एक हस्बैंड एंड मतलब कि जो स्पाउस होते हैं एक दूसरे के कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर ऑफ विटनेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। ए नो पर्टिकुलर नंबर, बी at least one eyewitness, C two witnesses with regard to documents, D one party and one witness। जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें कोई पर्टिकुलर नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एनी प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। डू रिमेंबर दिस फैक्ट। देन in a suit, issues are framed in respect of A questions of facts, B questions of law, C mixed questions of fact and law, D all of the above। तो ये सभी ही ठीक हैं। किसी अब कोई भी केस होता है उसमें इशू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी बन सकता है, लॉ का भी बन सकता है, मिक्स भी बन सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार मीन्स ए वॉलेंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, बी इनवॉलेंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, सी इनवॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट, डी वॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट। जब हमारा करेक्ट आंसर है वो है इनवॉलेंटरी। एक तो मनमर्जी से, एक तो धक्के से कराया जा रहा है, ठीक है, फोर्सफुली कराया जा रहा है, साथ साथ में पेमेंट भी नहीं कराई जा रही है, तो ये बेकार है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट would apply to pre-constitutional laws which are governed by Article 13 Clause 1 and would not apply to post-constitutional laws which are governed by Article 13 Clause 2. A. Eclipse, B. Severability, C. Colorable legislation, D. Pith and substance। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक्लिप्स। अब देखिए, जो आर्टिकल 13 है वो दो तरह की हमारी डॉक्ट्राइन के बारे में बात करता है, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब इसको हम इंपॉर्टेंट मानेंगे बिकॉज एक्लिप्स क्या कहता है, एक्लिप्स इज रिलेटिंग टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कि जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उसके कमेंसमेंट से पहले की जो लॉज हैं वो लॉज को हमारे आफ्टर द कमेंसमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहीं भी इनवॉयलेट होंगी, मतलब कि इनकॉन्सिस्टेंट होंगी हमारे फंडामेंटल राइट्स से, तो वो क्या हो जाएंगी, डॉर्मेंट हो जाएंगी, एक्लिप्स हो जाएंगी। डू रिमेंबर दिस फैक्ट। आपको एक्लिप्स ही याद करना है, डॉर्मेंट हो जाएंगी जब तक वो इनकन्सिस्टेंट है। सपोज इन फ्यूचर हमारे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके कुछ चेंजेस हम कर देते हैं तो वो लॉज दोबारा से इफेक्टिव भी हो सकती हैं, तो ये कहती है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। जो हमारी सेकंड है दैट इज सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब है, सेवरेबिलिटी जो हम अब देखिए जो हमने बात करी है एक्लिप्स की वो हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज 1 है, मगर हम जो सेवरेबिलिटी की बात करते हैं वो हमारा आर्टिकल 13 का सब क्लोज जो हमारा क्लोज 2 है, जो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, जो हमारा संविधान लागू होने के बाद की जो लॉज हैं। तो वो लॉज जो भी फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट करती हैं या बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं तो वो वॉइड कहलाएंगी, ठीक है। दोज आर इनकॉन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा आर्टिकल 13 क्लोज 2 कहता है। तो इसमें मतलब है कि हम पूरे के पूरे लॉ को हम ये नहीं कहेंगे कि वॉइड हो जाएगा। सेवरेबिलिटी का मतलब है कि जो भी प्रोविज़न लॉ का कोई भी पार्ट जो भी है उसको वो मान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है तो हम उसको उसमें से सेवर कर देंगे, अलग कर देंगे। ओके, दिस इज़ अबाउट सेवरेबिलिटी, ठीक है। मगर इन केस वो पार्ट इतना उसके अंदर एसेंस बनाकर बैठा है तो हम उसको उस
पार्ट को उस बेसिकली लॉ से अलग नहीं कर सकते हैं, तो सारी की सारी जो लॉ है, पूरा पूरा जो एक्ट जो भी हमने बनाया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है, जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है, दैट इज रिलेटिंग टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। नेक्स्ट इज द साइन qua non means A, something absolutely indispensable, B, something absolutely dispensable, C, something easily dispensable, D, something very flexible। जो हमारा करेक्ट आंसर है समथिंग एब्सोल्युटली इनडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज साइन qua non। Then, which of the following statement is admissible into evidence? Oral सिर्फ, या ओनली डॉक्यूमेंट्री, या दोनों, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, या नॉन ऑफ द अबव। तो सभी का बेसिक क्वेश्चन है, तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेजनडेटरी मीन्स, ये बहुत सारे किसी LLB एंट्रेंसेज में आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। सो ए इज रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर एक्सिस्टेंस, बी नो जस्टिफिकेशन फॉर एक्सिस्टेंस, सी समथिंग समटाइम्स एग्जिस्ट विद रीजन्स, डी नेवर बेसिस ऑन रीजन्स। जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ए 9 years, 5 years, 7 years, टिल देयर डेथ और इनवॉलंटरी रेजिग्नेशन। हमारा करेक्ट आंसर है 9। देखिए, अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब उसके अंदर क्या है कि हम जजेस होते हैं, कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस को 9 years की टर्म्स के लिए क्या इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और हर एक जो जज होता है हैज़ टू बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ठीक है। और इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही बेसिकली इलेक्ट करती है अपने जजेस में से फॉर 3 year टर्म, ठीक है। सभी जजेस री इलेक्ट भी करे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट और इवन वाइस प्रेसिडेंट को भी री इलेक्ट करा जा सकता है, मगर डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो जजेस होते हैं वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली चुनती है। और जो हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से जो जजेस होते हैं उसमें से हमारे जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं 3 year टर्म्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अब प्रेजेंट में जो हमारे इंडियन जज हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो दलवेर भंडारी हैं, जिनको दूसरी बार अपॉइंट करा गया है। पहले वो 2012 में थे, मगर 2018 में फिर उनका एक्सटेंड कर दिया, दोबारा से उन्हें री इलेक्ट कर दिया गया था, जब एक ब्रिटेन के कुछ पर्सन थे जिन्होंने अपने इलेक्शन से नाम बाहर निकाल लिया था, तो इसलिए उनको दोबारा री इलेक्ट कर लिया गया था, दलवेर भंडारी। नेक्स्ट इज द लिमिटिंग पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट इज प्रोवाइडेड अंडर विच लॉ, ठीक है। ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, डी लिमिटेशन एक्ट 1973। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पता होगा, लिमिटेशन एक्ट है। जैसे बहुत सारी लॉज होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा और मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। तो उस एक बेसिकली आपने मेरे से वो 10 साल मांगे ही नहीं। तो लिमिटेशन एक्ट में एक ऐसा प्रोविज़न है कि आपने किसी को उधार दिया है तो आप उसे 10 साल तक उसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मतलब चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेशन एक्ट में हर एक चीज़ का कुछ टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है कि जिसकी आप रेमेडी इतने टाइम के अंदर आपको मांगनी है कोर्ट से। आपने नहीं मांगी तो बाद में आपका कोई भी कोर्ट भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ लिमिटेशन पीरियड। नेक्स्ट है द विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स बैंक्स इन इंडिया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ऑब्वियसली आप नाम से पता लग रहा होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? ए एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, बी एन ऑफेंस इन विच द कल्प्रिट हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, सी एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विद अ वारंट फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, सी एन ऑफेंस फॉर विच द मिनिमम पनिशमेंट इज 7 years। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें इज़ एन ऑफेंस इन जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट हमें अरेस्ट कर सकता है। मोस्टली जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसमें सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, हमारे कल्पेबल होमिसाइड के केसेस होंगे जिसमें हमको वारंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ओके। तो ये इस तरह के प्रोविजंस होते हैं। मगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर और जनरली क्या होता है कि जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसमें 3 years और मोर की पनिशमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस? ए बेल इज़ ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ कोर्स बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय द कोर्ट,
B, the bail is granted only by the court of law. C, those which can be settled out of the court. And D, the person has to be in jail for a minimum of 1 week. हमारा करेक्ट आंसर है कि जो बेल है एक मैटर ऑफ कोर्स में, मतलब कि ग्रांट की जाएगी बाय द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर नॉन बेलेबल ऑफेंस. अब देखिए इसमें बेसिकली आपको डिफरेंस पता लगेगा. ए, द एक्यूज कैन गेट नेवर बेल. Accused is deemed guilty on being caught. The accused can be given bail only at the discretion of the court. D, the accused can get bail immediately on paying the surety. ठीक है. अब सियोरिटी का मतलब कुछ अमाउंट पे करा ली जाती है फिर उनको रिलीज कर लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के ऊपर बेल दी जाती है एक्यूज्ड को. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन और हमारा अपील. ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा अपील होता है. और एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आर्बिट्रेटर होता है, उनका डिसीजन हमेशा बाइंडिंग होता है. ठीक है. कोई भी पर्सन आर्बिट्रेट, मोस्टली जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी आर्बिट्रेशन का काम करते हैं. आउट ऑफ कोर्ट्स ये सभी क्या है, नेगोशिएशन, मेडिएशन, ये सारी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हैं. और ये इसको भी प्रमोट गवर्नमेंट इसलिए करती है बिकॉज देयर इज़ ए लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. ओके, सो these are the questions of mock test 4 of legal aptitude miscellaneous questions. If you like my videos, please do like, comment and share my videos to your friends. And thank you so much. Please subscribe the channel and do not forget to click on the bell button to get the all notifications automatically. Hope to see you all in the next session.